बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, दिस इज़ 8 o'clock एंड आई एम शुजाउल हसन खान। नाज़रीन, वकील एक ऐसा शोबा है, वकालत जिसे कहा जाता है, जिससे अवाम को एक उम्मीद होती है, एक आस होती है। और मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा काम जो कानून से बालाए नज़र बालाए ताक किया जाए, उसके बाद अवाम को जिस एक शख्सियत से उम्मीद होती है कि वो उनको इंसाफ दिला सकती है, वो एक वकील है। लिहाजा जब हम वकील का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में कानून और कानून की बालादस्ती जैसे अल्फाज घूमते हैं, और उम्मीद यही की जाती है कि वकला जो हैं वो खुद भी कानून के मुहाफिज हैं और वो अवाम को भी इंसाफ दिलाते हैं कानून की नज़र में। लिहाजा जहाँ कहीं वकील होगा, उम्मीद यही की जाती है कि कानून को बालाए ताक नहीं रखा जाएगा और कानून को जो है वो उसको फॉलो किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, उसका एहतराम किया जाएगा। और ये चीज़ पाकिस्तान की तारीख में बारहा हमें देखने को मिली कि वकला ने पाकिस्तान की तारीख में कई एक ऐसी मूवमेंट्स चलाई जिन्होंने पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री को और हिस्ट्री के कोर्स को चेंज किया। लिहाजा वकला से अगर हम कोई उम्मीद रखते हैं बतौर कौम, तो वो इसलिए कि हमने बतौर कौम जो है, या पूरी दुनिया में एक जो ट्रेंड है कि जब कानून की बात की जाएगी, कानून की बालादस्ती की बात की जाएगी, अदालतों की बात की जाएगी, तो वहां पे एक जो शोबा है जो इन तमाम तर चीजों को जो है वो ओवरवेलम करता है, वो वकालत का शोबा है, वो हमारे वकला हैं। पाकिस्तान की तारीख में कई एक तहरीकें ऐसी चली जिनमें एक तहरीक जो है वो बड़ी काबिले फख्र है हमारे लिए, और वो चीफ जस्टिस जो हमारे फॉर्मर थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अपने ओहदे से जबरदस्ती जो है वो हटा दिया था, और उसके बाद चंद एक पीसीओ जजेस जिनको डोगर कोर्ट्स के नाम से जाना जाता था, कुछ ऐसे जजेस जो अब्दुल हमीद डोगर साहब की सरबराही में उनको पाकिस्तान में लाया गया अदालती निज़ाम में, और उसके बाद जो है वो एक तहरीक चली, पूरे पाकिस्तान में चली, और उसमें कई एक अहम शख्सियात सामने आई जिनमें अली अहमद कुर्द साहब और एतजाज अहसन साहब जो हैं, और अब्दुल लतीफ खोसा साहब, ये काबिल कदर और काबिल फ़ख्र हमारे चंद एक वकला थे जिन्होंने वो तहरीक चलाई। और बिल आखिर मुशर्रफ जैसे एक आमिर को भी घुटने टेकने पड़े, और फिर उस तहरीक के नतीजे में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहाल हुए और पीसीओ कोर्ट्स का खात्मा हुआ। इस तमाम तर तहरीक ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो एक इज्जत अफजाई बख्शी, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की इस तहरीक को देखा, और न सिर्फ देखा बल्कि सराहा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से वकला के साथ कुछ ऐसे वाकयात मंसूब होने लग गए हैं जिसके बाद इस पेशे के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाने लग गए हैं। इस सिलसिले में एक वाकया कुछ अर्सा पहले जो पेश आया, वो जो यंग डॉक्टर्स और वकला के दरमियान एक चपकलिश बनी, जिसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। और इस तरह के वाकयात जो है वो वकला का एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड और बड़ा ही ऑनर्ड एंड डिग्निफाइड इमेज हमारी नजरों में है, और उसके ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। इसी सिलसिले में कल इलेक्शन हुआ है जी लाहौर के अंदर यंग लॉयर्स फोरम का, और इस इलेक्शन के दौरान जो है चंद एक बेजाब्तगियां सामने आई हैं, जिसके बाद इलेक्शन का जो नतीजा है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो बैलेट बॉक्सेस हैं जिनके अंदर वो तमाम तर वोट्स मौजूद हैं उनको सील करके, उनकी सील्स के ऊपर तमाम तर उम्मीदवारों के निशान सब्त करके, उनके दस्तखत लेके उन बैलेट बॉक्सेस को लाहौर बार के प्रेसिडेंट के ऑफिस में महफूज कर दिया गया है, और शायद इस पर कल कोई डिसीजन लिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जी उमर गौरी साहब, जो एक प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे। उमर गौरी ग्रुप के अब्दुर्रहमान संधू साहब जो एडवोकेट हैं, उमर गौरी ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल का वाकया क्या था। अब्दुर्रहमान संधू साहब, वेलकम टू द शो। सर, आपका मेरे शो में लेने का जी अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल जो ये इलेक्शन हुआ है यंग लॉयर्स फोरम का, जो कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के लिए था, तो इसमें क्या बेजाब्तगियां थी, क्या माजरा है, इस इलेक्शन के रिजल्ट को क्यों सस्पेंड किया गया है?
पहले तो मैं आपकी एक गलती दुरुस्त करवा दूं कि इलेक्शन का रिजल्ट सस्पेंड नहीं हुआ, इलेक्शन सस्पेंड हुआ है। इलेक्शन के अंदर बेनज़ाब्तियां बहुत ज्यादा थी। उसमें जो इलेक्शन बोर्ड तश्कील किया गया था, उस बोर्ड पे तकरीबन 2 बजे ये तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए कि तकरीबन ये टीम वकास खान की तरफ से कोई साबका वायरलेस का ओहदेदार तीसरी बार वोट कास्ट करने आया, तो उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों को इसी तरह हमने देखा कि वो 2-2, 3-3 दफा जो वोट कास्ट कर रहे थे। तो हमने इस पे एतराज उठाया, और एतराज उठाने के बाद हमने कहा कि ये जो डिफेक्ट्स है, एक तो आप इनको दूर करें, और जो वैसे वोट का जो डालने का मैकेनिज्म था वो बिल्कुल इर्रेगुलर था और वाज़ेह नहीं था। इसमें ये होता है कि एक सीएमसी और बार कार्ड और एक सीरियल नंबर की हम पर्ची जब अंदर लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें लिस्टों से वेरीफाई किया जाता है कि हाँ जी आपका 5 साल के अंदर यानी 1 जनवरी 2016 से आगे आपका वोट इसी में शामिल है, यानी आप यंग लायर है। तो उसमें देखते साथ ही हमें एक बैलेट पेपर इशू किया जाता है, और जैसे ही बैलेट पेपर इशू किया जाता है तो उसमें हमारे नाम उसके आगे लाइन लगा दी जाती है और हमें बैलेट पेपर इशू किया जाता है। पहली बेज़ाब्ती ये थी कि जो बैलेट पेपर इशू किया जा रहा था वो एक सपोर्टर को तकरीबन मनपसंद सपोर्टर को 2-2, 3-3 बार बैलेट पेपर इशू किया जा रहा था। तो इस पे इतराज उठाया गया, और उसके अलावा इलेक्शन बोर्ड बुरी तरह नाकाम हुआ इस इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, और तमाम तर जिम्मेदारी यंग वकला पर डाल दी गई कि नहीं आपने ये काम गलत किया। देखिए अब्दुर्रहमान संधू साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जनरल इलेक्शन के दौरान ये एक प्रैक्टिस है कि जब कभी कोई वोट कास्ट करने के बाद बाहर निकलता है तो उसके हाथ पे, उसकी उंगली पे एक परमानेंट स्याही से निशान लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो बंदा अगर दोबारा वहां पेश होगा तो वो बंदा पकड़ा जाएगा कि ये बंदा पहले वोट दे चुका है। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जो कैंडिडेट वोट कर दे उसके ऊपर स्याही लगा दी जाए उसके हाथ पे? बिल्कुल ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। इवन के हमने कहा था कि एक काउंटर फाइल होती है जिसपे आप किसी को बैलेट पेपर इशू कर रहे हैं तो साइड पे उसका CNIC नंबर और एक छोटे बैलेट पेपर पे बैलेट पेपर खुले पड़े हुए हैं, और उसमें बगैर किसी का नाम दर्ज किए हमारा ये इतराज था जब 2 से 3 बजे अभी वोट कास्टिंग में तकरीबन 2 घंटे बाकी थे, हमने कहा कि ये आपने जितने बैलेट पेपर इशू किए हैं और जितने लोग वोट कास्ट करने आए हैं उनके आगे क्रॉस लगाया, वो टोटल काउंट कर ले। अगर आपने बैलेट पेपर ज्यादा इशू किए हैं तो ये इलेक्शन बोगस है और ये जानिबदार इलेक्शन है। तो ये हमारा मुद्दा था, हमने वहां पे प्रेजेंट किया, जो कि हमें सुने बगैर, ये हम असूल है कि हमें सुने बगैर जो है वहां से इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो चला गया, और तकरीबन लावारिस वो जो डब्बा था जिसमें वोट पड़े हुए थे वो पड़ा रहा, और उसके बाद तकरीबन लाहौर बार के सदर ने आके मुदाखलत करके उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर ये मसले को हल करवाया और उन्होंने तमाम पार्टीज को सुलह की तरफ आमादा करके ये काम खत्म करवाया। तो अभी हमारे वोटर वोट कास्ट कर रहे थे, हत्ता कि मेरा वोट अभी कास्ट नहीं हुआ, हमारी टीम का वोट कास्ट नहीं हुआ। बाहर बेदाख्तियां होती रहती है, लेकिन इल्जाम आप अपने अहली को छुपाने के लिए आप इल्जाम यंग वकला को दे दें और कहें कि ये इलेक्शन प्री मैच्योर है और ये इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये सरासर ज्यादती है। अच्छा, और अब्दुर्रहमान संधू साहब, अब आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होनी चाहिए और क्या पेशरफ्त होगी? अब आपको क्या उम्मीद है अपने सीनियर से या अदालतों से या इस पूरे एक इलेक्शन प्रोसेस से या जो इलेक्शन कंडक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उससे, कि वो कैसे आपको इंसाफ मिलेगा और आप चाहते क्या है, आपके अब मुतालिबात क्या है कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए? हम इलेक्शन बोर्ड से हमारे 2 सादा मुतालबात थे फौरन मौके पर कि हमें एक तो पोलिंग का टाइम दिया जाए, आधा घंटा बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि
जो काउंटिंग का मैकेनिज्म होगा, चले ठीक है बोगस पकड़े गए, हम फिर भी इलेक्शन के अमल को स्मूथ चलाना चाह रहे हैं, हम रिजल्ट लाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमें बताया जाए कि आपका काउंटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, कि आया आप उन बैलेट पेपर्स को ही काउंट करेंगे या पीछे काउंटर फाइल्स को भी देखेंगे। तो ये हमारा हमने पंजाब बार काउंसिल से कल हम इस्तदा भी करेंगे और रिटर्न एप्लीकेशन भी देने जाएंगे कि इसको इलेक्शन को बराए मेहरबानी री इलेक्शन किया जाए और इस पे बोर्ड में कोई ऐसा अहल आदमी जो कि इलेक्शन करवा सकता है वो इसको अपॉइंट किया जाए ताकि इसको इलेक्शन को स्मूथ वे में प्रोसेस जारी हो। यानी अब्दुर्रहमान संधू साहब, आप रीकाउंटिंग की बजाय री इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? जी, उसमें यह है कि रीकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है, हमने पहले ही उनसे बात की थी कि रीकाउंटिंग अभी इलेक्शन का टाइम मुकम्मल नहीं हुआ। रीकाउंटिंग तब होती जब इलेक्शन का वक्त मुकम्मल हो जाता, हमारे वोटर बगैर वोट कास्ट किए और उसमें हमारे टीम के अराकीन बगैर वोट कास्ट किए अभी वोट कास्ट करना बाकी था। पहले हमारा ये होता है कि हम पहले जनरल वोट जो कि बाहर से आता है उनको वोट कास्ट करवाते हैं, जो अपनी टीम है वो लास्ट पे वोट कास्ट करती है। अभी हमारा वोट बढ़े हुए थे, लेकिन हमने फिर भी कहा कि जब 2-3 जाली वोट भी कास्ट हुए, हमने कहा कोई बात नहीं, हम बड़े देर से हम इलेक्शन का स्मूथ वे में प्रोसेस चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये बेजाब्तियां दूर करें और जो अफराद 2-3 बार वोट डालने हैं जो रफी हाथों पकड़े गए उन्हें आप बाहर भेजे और उनको इलेक्शन की प्रीमिसेस जो वोट कास्टिंग की जो जगह है वहां से उन्हें दूर रखें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये उमर गौरी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनका कहना था कि इलेक्शन के अंदर बेजाब्तगियां हुई हैं, इलेक्शन का टाइम पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस रोकना पड़ा और जो उम्मीदवार वोट अपना वोट दे के जा रहे थे उनके हाथों पे स्याही नहीं लगाई जा रही थी परमानेंट और बैलेट पेपर ज्यादा इशू किए गए थे और उम्मीदवार को वोट देने वाले जो अरकान थे उनकी तादाद कम थी, जिसकी वजह से इनका ये इल्जाम है कि शायद कई एक मेंबरान ने मल्टीपल टाइम्स वोट किया है और इन्होंने मुतालबा किया है कि री इलेक्शन कराया जाए, री काउंटिंग ना कराई जाए वोट्स की। अब हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे वकास खान साहब के साथ जो कि उम्मीदवार थे सदर के लिए YLF के और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या बेजाब्तगियां थी, उनके क्या मुतालबात हैं और कैसे इस तमाम तर इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो दोबारा से वायबल बना के इस तमाम तर तनाज़े को एक डिजायरेबल एंड तक पहुंचाया जा सकता है। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब वकास खान साहब के साथ और उसके बाद हम राब्ता करेंगे जनाब मुदस्सिर भट्ट साहब जो सेक्रेटरी हैं बार जो लाहौर बार एसोसिएशन है उसके, और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर प्रोसेस क्यों हॉल्ट हुआ और इसके अंदर ये तमाम तर मसाइल क्यों पेश आए। उससे पहले हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापसी पे हम कांटेक्ट करेंगे वकास खान साहब के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर माजरा क्या है। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उमर गौरी ग्रुप के एक रिप्रेजेंटेटिव थे एडवोकेट अब्दुर्रहमान संधू साहब, उनसे हमने कांटेक्ट किया और YLF की इलेक्शन के अंदर बेजाब्तियों के बारे में बात की। उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि स्याही जो है वो नहीं लगाई जा रही थी, बैलेट पेपर ज्यादा इशू किए गए हैं, री काउंटिंग की बजाय री इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन जो है वो टाइम से पहले उसको रोका गया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट YLF के उम्मीदवार वकास खान साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम तर माजरा क्या है। वकास खान साहब, वेलकम टू द शो। जी, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे अपने प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बहुत बहुत मेहरबानी वकास साहब, आपने हमें टाइम दिया अपना मौक़िफ़ बताने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे वकास खान साहब, ये जो इलेक्शन हुआ है ये प्रोसेस कहा जा रहा है कि जो अब्दुर्रहमान संधू साहब एडवोकेट हैं उमर गौरी ग्रुप के, उनका कहना था कि इलेक्शन टाइम से पहले जो है
रोका गया है और वो कह रहे थे कि कुछ मतलब स्याही के निशान नहीं लगाए जा रहे थे और उनका इल्जाम था कि मल्टीपल टाइम्स वोट कास्ट किए गए। आपका क्या कहना है, क्या मसाइल थे, क्या बेजाब्तगियां थी, आपको क्या एतराजात हैं इस इलेक्शन के ऊपर? इलेक्शन बहुत स्मूथली चल रहा था आफ्टर ब्रेक। दूसरी साइड से ये सारे मामला शुरू हुए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन बोर्ड था, ये मेरे भाई जो दूसरी तरफ से उमर गौरी कंटेस्ट कर रहे थे, इन्हीं के प्रपोज था और इन्हीं के कहने पे बाकी कैंडिडेट्स ने कंसेंट दी। तो हमने राना आसिफ साहब जो मेंबर पंजाब बार उन्हें फाइनल किया था। तो इलेक्शन बड़ी स्मूथली जारी था। आफ्टर ब्रेक जब इन्होंने देखा कि हम हारे हैं तो वहां पे ये सारे लोग गुस्सा है, वहां पे इन्होंने बैलेट बॉक्स तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद से फिर वो वहां पे पोलिंग रोक दी गई तकरीबन 3:15 बजे के करीब। और उसके बाद जो हमारा इलेक्शन चेयरमैन थे वो मौके से चले गए। तो मेरी टीम ने और सेक्रेटरी पे भाई मलिक शोएब साहब कंटेस्ट कर रहे थे, उनकी टीम ने वहां पे इकट्ठे होकर हमने बैलेट बॉक्स को और ये उठा के ले जाना चाह रहे थे, उससे रोका। और फिर वहां पे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर मलिक सरूद साहब है, उनकी मौजूदगी में हम 6 कैंडिडेट्स जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनकी मौजूदगी में बैलेट बॉक्स को बाहिफाजत सरूद साहब के ऑफिस में जाया गया। वहां पे सारे मामला होने के बाद वो सील पैक करके उन्हीं के ऑफिस में मौजूद है। तो मेरा मुतालबा सिर्फ यही है कि इसकी काउंटिंग करवा दी जाए और काउंटिंग करवाने के बाद अगर उमर भाई के आगे भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही स्टांस है कि पंजाब बार में इसकी काउंटिंग करवाई जाए। अच्छा वकास खान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई स्याही लगाने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था ताकि ये कंफर्म किया जा सके, क्योंकि जो इल्जामात उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि मल्टीपल टाइम्स वोट कास्ट हुआ है। और दूसरा, अगर स्याही नहीं भी लगाई जाती थी, क्या वहां पे कोई नॉन पार्टिजन थर्ड पार्टी मौजूद थी जो इस तमाम प्रोसेस को ओवरलुक कर रही थी ताकि बेजाब्तगी ना हो? सारे कैंडिडेट्स के वहां पे ऑब्जर्वर मौजूद थे, ठीक है। अगर ये जो बात कर रहे हैं जी कि वहां पे मल्टीपल वोट कास्ट हुए हैं, तो ये तो आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं जो फ्री का हार रहा होता है वो ऐसे इल्जाम उठाता है। अगर इन्होंने कोई ऐसी बेजाबगी देखी है तो वो विद प्रूफ वहां पे देते। इलेक्शन बोर्ड इन्हीं का प्रपोज था, वहां पे मेंबर साहब जो इलेक्शन करवा रहे थे उन्होंने हेल्प दिया, उन्होंने हर चीज मेक श्योर की कि इस तरह की कोई बेजाबगी नहीं होगी। बाकी कैंडिडेट्स भी वहां पे ऑब्जर्वर मौजूद थे। तो अगर इलेक्शन में कोई ऐसा फॉल्ट होता तो सारे कैंडिडेट्स की तरफ से क्या कहते हैं इल्जाम आयद होता। ये सिर्फ उमर भाई की तरफ से ही कहा गया कि इलेक्शन ही ठीक हुआ। और शाम में भी जब हम जो हमारे प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार के वहां पे मौजूद थे, तो जो बाकी 5 कैंडिडेट थे वो काउंटिंग के हक में एग्री थे, सिर्फ उमर भाई के अलावा। अच्छा, तो मैं तो यही चाहूंगा वकास खान साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपका मुतालबा री इलेक्शन है या रिकाउंटिंग है? मेरा मुतालबा ये है कि रिकाउंटिंग करवाई जाए। उसके बाद अगर ये भाई कहते हैं कि री इलेक्शन होना चाहिए तो मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं, लेकिन कम अज कम मुझे भी पता चले कि कल जो वोटिंग हुई है, ठीक है, उसमें मेरे चाहने वालों ने मुझे क्या मैंडेट दिया है। उसके बाद ये क्या कहते हैं जो हमारे बड़े हैं वो जैसे फैसला करें, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा वकास साहब, एक और बड़ी मज़ेदार खेज बात सुनने में आई है, मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा कि शायद किसी उम्मीदवार ने यह भी कहा है कि जो है वो टॉस करा के फैसला कर दिया जाए कि कौन जीता और कौन हारा है। क्या ऐसा कोई जी सर, ये कल जी ये उमर भाई की साइड से ये मुतालबा आया था कि टॉस करवा लिया जाए। तो उससे मेरा एक नहायत वाज़ेह मौक़िफ़ था। वहां पे बाकी कैंडिडेट भी थे, बीपी के 2 भाई मौजूद थे, सेक्रेटरी के 2 भाई मौजूद थे, उमर भाई भी वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे मैंने सिर्फ इन्हें यही कहा था कि आप टॉस ना करवाएं, आप एक दफा काउंटिंग करवा लें। काउंटिंग करवाने के बाद मैं यहाँ पे आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि आप 2 साल के लिए सदर बन जाए, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होगा। तो अब ये सारे मामला जानते हैं कि एक जमहूरी अमल है, ये टास्क पे तो फैसले नहीं होते, टास्क पे ही ये फैसले करने थे। तो इतनी कंपेन मामला करने की क्या जरूरत थी? इतनी कोरोना में लोग आए वोट कास्ट करने, तो ये सब अगर टास्क ही करना था तो ये तो
बहुत शुरू में हो जाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद वकास खान साहब, जो कि YLF के सदर के उम्मीदवार थे, और उनके भी कुछ एतराजात थे, और उनका कहना था कि कल जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है पूरा, उसका नतीजा सामने नहीं आया, और उनका कहना था कि रिकाउंटिंग करनी चाहिए वोट्स की, और उसके बाद अनाउंस करना चाहिए कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, और अगर उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर भी उनको कोई एतराज नहीं है। और उनका यह कहना था कि अगर उनके मुखालिफिन का यह कहना है कि री इलेक्शन की रिकाउंटिंग की बजाय री इलेक्शन होना चाहिए, तो वकास खान साहब का कहना था कि अगर रिकाउंटिंग करा ली जाए और उसका नतीजा भी बता दिया जाए कि कल के पूरे इलेक्शन प्रोसेस में उनके सपोर्टर्स ने उनको किस हद तक मैंडेट दिया है, तो उसके बाद अगर मुखालिफ उम्मीदवार री इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो उनको री इलेक्शन पे भी कोई एतराज नहीं है। और ये री इलेक्शन और रिकाउंटिंग के बाद जो भी उम्मीदवार सामने आता है वो आने वाले टेन्योर के लिए YLF के प्रेसिडेंट के तौर पे हलफ ले ले, और इस पे उनको कोई एतराज नहीं है। जबकि दूसरी साइड जो उमर गौरी ग्रुप है, उनका कहना था कि इस प्रोसेस के अंदर कुछ बेजाब्तगियां थी, इलेक्शन को टाइम से पहले रोका गया, और जो है वो बैलेट पेपर्स शायद ज्यादा इशू किए गए या वोट ज्यादा कास्ट किए गए। अब इशू ये है कि अब इशू ये है कि वो तमाम तर जो प्रोसेस है उसको रोक के वो बैलेट पेपर्स बैलेट बॉक्स के अंदर जो मौजूद है उनको जो इनके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में ले जाया गया है, और उसके बाद अब उसके ऊपर सील के ऊपर डिफरेंट उम्मीदवारों के साइन करा दिए गए हैं, और इसके बाद जब रिकाउंटिंग होगी तो वो वहीं से उन बॉक्सेस को बहिफाजत निकाल के वोट्स रिकाउंट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर हायर अथॉरिटीज फैसला करती हैं कि री इलेक्शन होगा तो फिर री इलेक्शन पे भी दोनों पार्टीज को कोई एतराज नहीं है। हमारे साथ मुदस्सिर भट्ट साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन, मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस तमाम तर इशू पे। मुदस्सिर साहब, वेलकम टू द शो। शायद मुदस्सिर साहब की आवाज में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई तकनीकी मसला है, लेकिन बहरहाल जो दोनों कैंडिडेट्स हैं उनके एतराजात हमने आपके सामने रख दिए हैं। ये पूरा प्रोसेस जो इलेक्शन का है, वकला के इलेक्शंस थे, यंग वकला के, इसके ऊपर दोनों पार्टीज के एतराजात हैं, और दोनों का मुतालबा है कि जो हायर अप्स हैं वो इसके ऊपर कोई फैसला करे, और ये जो एक तमाम तर मामला है इसको सुलझाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में हमने दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। एक तरफ हमारे साथ एडवोकेट अब्दुर्रहमान संधू साहब मौजूद थे, जो कि YLF के जो एक उम्मीदवार हैं, उमर गौरी साहब, उनके ग्रुप से तल्लुक रखते हैं। दूसरी साइड हमारे साथ प्रेसिडेंट YLF जो उम्मीदवार थे, वकास खान साहब, वो मौजूद थे। दोनों ने अपने अपने एतराजात का इजहार किया। अब हमारे साथ राब्ता करेंगे कुछ देर तक मुदस्सिर भट्ट साहब, जो कि लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी। मुदस्सिर साहब, कल एक इलेक्शन प्रोसेस हुआ है YLF का, यंग लॉयर्स फोरम का, और उसमें इलेक्शन के अंदर कुछ बेजाब्तगियां सामने आई हैं, जिसके बाद वो तमाम तर बैलेट बॉक्सेस उठा के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उनके ऑफिस में ले जाए गए हैं, और अब शायद उस पर कल कोई फैसला किया जाएगा। तो आप इस बारे में हमें आगाह कीजिएगा कि ये इलेक्शन जो है ये किस किस्म का इलेक्शन था, किस ओहदे के लिए था, और इसमें क्या बेजाब्तगियां सामने आई हैं, और आने वाले दिनों में इनको कैसे दूर किया जाएगा। जी देखिए, ये यंग लॉयर एसोसिएशन है, यंग लॉयर वकला जो है उनका इलेक्शन होता है हर 2 साल के बाद, और ये पिछले 25-30 साल से चला आ रहा है। बेसिकली ये इलेक्शन ही होता है, ये एक्टिविटी होती है बिटवीन यंग फ्रेंड्स, यंग फेलोज, जो 5 ईयर्स से डाउन होते हैं, कम होते हैं, जिनका 5 ईयर्स तक होता है, वो इसमें दोस्त इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें ये जो इलेक्शन होता है ये डिस्ट्रिक्ट बार के कंट्रोल में नहीं होता। इसको हमेशा जो है हमारी पंजाब बार कौंसिल जो है उनके अपने ही नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, और वही अपने यहाँ पे नुमाइंदे डिप्यूट करते हैं, वही इनको हेड करते हैं और वही इलेक्शन करवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार का इस इलेक्शन में, इस एक्टिविटी में कोई जो उनका अपना रोल होता है वो नहीं होता। क्योंकि कल इलेक्शन था YLF का, यंग वकला सारे डिस्ट्रिक्ट के वहीं पर मौजूद थे, तो मतलब एक इलेक्शन की में जो थोड़ी सी फर्स्ट क्रिएट हुई
वहां पर जो बार कौंसिल के नुमाइंदे थे उन्होंने मुनासिब समझा कि इस इलेक्शन को फॉर द टाइम बीइंग इस एक्टिविटी को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उन्होंने उसको पोस्टपोन किया। मगर चूंकि यंग वकला में वहां पर काफी जो थी आपस में तनाव था, दोस्त एक दूसरे के साथ जो वो दसे गिरेबां होने को तैयार थे, तो मलिक सरूर साहब जो प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेप लिया। हालांकि उनकी डोमेन नहीं थी इस इलेक्शन में, लेकिन चूंकि बात का था, बाकी भी हमारे छोटे यंग लॉयर्स वकला हमारे भाई हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि वहां पर जाया जाए, क्योंकि बार कौंसिल के जो नुमाइंदे थे वो तो वहां से जा चुके थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार के जो प्रेसिडेंट है वहां पर गए, उन्होंने सब वकला को समझाने की कोशिश की, उन्हें कूल डाउन किया और फिर वहां पर जो बैलेट बॉक्स थे या उनके जो थे वो सारे वो उनको अपने ऑफिस में ले आए, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो बार कौंसिल की ही सुपरविजन में है, तो इसका फैसला भी बार कौंसिल ही करेगी। चूंकि वहां पर खुदा न खासा हालात और ज्यादा कशीदगी इख्तियार कर जाते, तो इसलिए मलिक सरूर साहब जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी जो विजडम का और अपनी जो है वो उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कोशिश की कि इस वक्ती तौर पर फर्स्ट को कम किया जाए, और वो वहां पर गए और हालात को कंट्रोल में रखते हुए बैलेट बॉक्स वहां से ले आए। अब बार कौंसिल डिसाइड करेगी कि इस एक्टिविटी को उन्होंने किस अंदाज से लेके चलना है। जो वायरलेस का इलेक्शन है बिटवीन फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोई एसोसिएशन तो है नहीं, और ना ही ये इनकी कोई रिकग्निशन है इस इलेक्शन की, इसको हम एक्टिविटी ही कहते हैं। अब इस एक्टिविटी को उन्होंने आगे इसी को पोस्टपोन रखना है, इसको आगे लेके चलना है, या इस पे कोई दोबारा पोलिंग करवानी है, ये बार कौंसिल डिसाइड करेगी। इसमें डिस्ट्रिक्ट बार से कोई पंजाब नहीं। अगर बार कौंसिल के पास ये इख्तियार है और उनके पास ये फैसला है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन आ जाएगा? क्योंकि ये बहरहाल आपका जैसे फरमाना था कि ये कोई इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन सिस्टम नहीं था, बल्कि ये एक एक्टिविटी थी जो कि यंग लॉयर्स के दरमियान कराई जाती है ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े सारे प्रोसेस के अंदर। तो कब तक ये फैसला कर दिया जाएगा ताकि वो दोनों पार्टीज के दरमियान जो एक तनाव की सूरत हाल है, ये जो एक कशीदगी है, वो खत्म हो और किसी एक हतमी नतीजे पे ये सारा प्रोसेस पहुंचे? तो कब तक एक्सपेक्टेड है इस पे कोई फैसला? ये देखिए, इस पे कोई हम लोग अभी हतमी को टाइम फ्रेम तो दे नहीं सकते, क्योंकि ये कोई, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कोई बार कौंसिल की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। अब ये बार कौंसिल डिसाइड करेगी, वहां पर एग्जेक्टिव साइड पे दोस्त बैठे हुए हैं, वहां पर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल बैठे हैं, उन्होंने ही इन सब इलेक्शंस पे जो अपने दोस्त वहां पर डिप्यूट किए, अब वो ही डिसाइड करेंगे कि इन्हों को दोबारा इस एक्टिविटी को आगे लेके चलना है, इसको पोस्टपोन करना है, इसको चलाने के लिए कितना टाइम फ्रेम देना है, ये बार कौंसिल डिसाइड करेगी। डिस्ट्रिक्ट बार पे ये जो है वो हमारी डोमेन नहीं है, हम इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, ना ये हमारी डोमेन में है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अहमद भट्ट साहब, सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि ये एक एक्टिविटी है जो यंग लॉयर्स के दरमियान कराई जाती है और इसलिए कराई जाती है ताकि ये तमाम तर लॉयर्स जो हैं इनका इलेक्शन जो एक लीगल प्रोसेस है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, उनके अंदर इनका इंटरेस्ट बढ़े और इनकी आपस में अच्छी सोशलाइजेशन हो। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, कब तक डिसीजन आता है, इसके बारे में कोई हतमी डेट नहीं दी जा सकती, लेकिन बहरहाल लाहौर बार एसोसिएशन जो है उनका ये डोमेन है और वो इसके ऊपर फैसला करेंगे और वही ये डिसाइड करेंगे कि इसमें री इलेक्शन कराया जाता है, रिकाउंटिंग कराई जाती है या कोई और जरिया अपनाया जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान होने वाले इस तनाजे को किसी डिजायरेबल एंड की तरफ ले जाया जाएगा और लाहौर बार एसोसिएशन इसमें अपना रोल प्ले करेगी। नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापसी पे बात करेंगे जो पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं। कल इलेक्शन हुआ, पीडीएम की एक पार्टी, अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत को शिकस्त दे दी, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो बड़ी ही अनफेवरेबल नजर आती है फॉर पीडीएम एंड फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन एक चीज जिसका वो फायदा उठा सकते हैं और शायद वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए होंगे, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब अलबत्ता
कई एक मेंबर्स को पंजाब और मरकज के अपने साथ लिए फिरते हैं, जो कि शायद एक इशारा भी है ऑपोजिशन की तरफ कि उनसे राब्ता किया जाए, या फिर वो इमरान खान साहब को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो उन्हें लूज करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इन तमाम तर इशूज के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जैसा कि पीडीएम के हालात कुछ साजगार नजर नहीं आते, लेकिन इलेक्शन में पीडीएम से ताल्लुक रखने वाली पार्टियां जो हैं वो बड़े बड़े अपसेट कर रही हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। इसी तरह का एक अपसेट जो है वो डस्का में देखने में आया। लास्ट टाइम वहां पे कुछ बेज़ाब्तियां थी, री इलेक्शन कराया गया और री इलेक्शन के नतीजे में एक बड़ी लीड के साथ जो नौशीन साहिबा हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कैंडिडेट हैं, उन्होंने अली असजद मली साहब को शिकस्त दे दी। हालांकि जो इससे प्रीवियस जो री इलेक्शन, इससे पहले जो कलअदम हुआ इलेक्शन, उस इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट तीसरे नंबर पे आए थे जिन्होंने 60,000 के करीब वोट लिए थे, उन्होंने भी सपोर्ट की। उसके बावजूद अली असजद मली साहब इलेक्शन नहीं जीत सके और अब न सिर्फ तरीके इंसाफ को इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कुछ ऐसे इख्तलाफात जहांगीर तरीन साहब के साथ भी डेवलप हो गए हैं कि वो तरीके इंसाफ के ही कुछ सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को लिए फिरते हैं और ये तरीके इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब, सहाफ़ी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अहमद सईद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू। अहमद सईद साहब, जैसा कि आपने देखा होगा जहांगीर तरीन साहब जब पेशी पे जाते हैं तो एक फोर्ड जफर मौत जो है एमपीएस और एमएनएस की उनके साथ होती है। जब वो घर में इशाइया रखते हैं तब भी उनके साथ एमपीएस और एमएनएस तशरीफ ले आते हैं। पीडीएम ने बड़ी कोशिश की लेकिन उनके पास फिगर्स पूरे नहीं थे। कौमी असम्बली में और सेनेट में उनको कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा हुकूमत के खिलाफ। लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब क्या पीडीएम को ये सिग्नल दे रहे हैं कि उनसे राब्ता किया जाए, या फिर वो इमरान खान साहब को ये बता रहे हैं कि अगर उनको दोबारा पार्टी में ना लिया गया तो फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा? मेरे ख्याल में जो आपने सेकंड वाली बात की है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, लेकिन उसमें ये कहना है कि पार्टी में वापस लिया जाना, क्योंकि अभी तक तो पार्टी उन्होंने छोड़ी नहीं। वो पार्टी में शायद एक किरदार चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले वो जो उनकी ख्वाहिश है वो ये है कि उनके खिलाफ जो उनको लगता है एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए। और जिस तरह से उनके बेटे को इंप्लीकेट किया गया है, मेरे ख्याल में उनको सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उनके बेटे पर भी केसेस बना दिए गए हैं, क्योंकि अभी उनके बेटे का आगाज है सियासत में। और अगर ऐसी छोटी उम्र में अगर उनके बेटे को इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो वो कोई भी वालिद नहीं चाहेगा कि उनका बेटा इस तरह से इंप्लीकेट हो। तो फिलहाल जो भी ये प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं तो उसकी जो उनकी पहली ख्वाहिश है वो यही है कि जो उनके केसेस हैं जिसको हम कहते हैं उनके हाथ हौला रखा जाए, तो उनको इस तरह से इंप्लीकेट ना किया जाए जिस तरह से उनको इंप्लीकेट किया जा रहा है। और शायद ये सारी जो मैनेजरिंग है वो इसी वजह से हो रही है। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से वो जो पीडीएम को कुछ देना चाह रहे हैं, कोई इशारा दे रहे हैं, क्योंकि पीडीएम पे इस पर सिस्टम इंपैक्ट नहीं है। तो पीडीएम को भी खुद पीडीएम इस वक्त इंपैक्ट नहीं है। लेकिन इससे पहले अहमद साहब, सिप्तेन साहब जो एक सूबाई मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ भी इस तरह की इंक्वायरी हो चुकी है और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के एक और मेंबर है अब्दुल अलीम खान साहब, उनके खिलाफ भी इस तरह की इंक्वायरी हुई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया। जहांगीर तरीन साहब का रिएक्शन ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है। तो पीडीएम एक साइड पे ये तो पूरा एक मतलब हकीकत है एक, और पूरी तरह से सामने आ चुकी है, ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पीडीएम जो है वो इस वक्त मुत्तहिद नहीं है। लेकिन शायद पीडीएम का इत्तेहाद टूटने की बड़ी वजह उनको गाए बगाए पेश आने वाली मुश्किलात थी। उनको बार बार कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिगर्स पूरे होने के बावजूद वो अपने आप को असर्ट नहीं कर पाए, तो शायद इस वजह से वो मुत्तहिद नहीं रह सके। लेकिन अगर अब जहांगीर तरीन साहब इतने मेंबर्स को लेके फिर रहे हैं तो क्या ये पीडीएम को एक उम्मीद नहीं दिलाएगी कि अगर जहांगीर तरीन साहब को किसी तरह साथ मिला लिया जाए तो पीडीएम अपना टारगेट अचीव कर सकती है? क्योंकि इससे पहले भी पीपल्स पार्टी से लोग डिफेक्ट करते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से लोग डिफेक्ट करते रहे हैं मुशर्रफ दौर में। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि पीडीएम जहांगीर तरीन साहब को हाईजैक कर ले?
अच्छा बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन आपने जो बात की कि जब सप्तान साहब पे कार्रवाई हुई और अब्दुल नील पे हुई तो उन्होंने इस तरह का एग्रेशन शो नहीं किया, तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी जो मुझे वजह सामने आती है वो लिस्ता बकदरे दूसरा जो हम कहते हैं, उनके पास इतने इस तरह उनका पावर ही नहीं है कि वो ये काम कर सकते कि जितनी पावर जो है जहांगीर तरीन साहब डील करते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पीडीएम इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो सबसे बड़ी इस टाइम पंजाब में अदम एतमाद की सूरत में है। लेकिन मसला ये है कि पंजाब के अदम एतमाद की तहरीर की तो असल में पीडीएम के टूटने की वजह बनी, क्योंकि नून लीग किसी सूरत नहीं चाहती कि वो जो है किसी वजार साहब को हटा के किसी और शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनने का मौका दे, क्योंकि उनको लगता है कि वो वजार साहब की जो मिस गवर्नेंस है या पुअर गवर्नेंस है, बेसिकली वो अगले इंतखाबात में नून लीग के लिए जीत का चेहरा साबित होगी। तो ये चीज मेरे ख्याल से अभी तो कहीं आई भी नहीं, ना अभी पीडीएम की तरफ से आई है ना जहांगीर तरीन की तरफ से, कि वो अपने इन लोगों को कहीं किसी न किसी सूरत में पीडीएम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और इसमें देखने की बात ये भी है कि जितने भी लोग इस टाइम जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद हैं, इनमें से ज्यादातर सूबा महाज वाले लोग हैं, और ये सूबा महाज वाले लोगों ने माजी में पीएमएलएन को बेच करके उधर गए हैं। तो पीएमएलएन की अपनी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है इन तमाम असहाब के खिलाफ जो कि इस टाइम हमें जहांगीर तरीन के राइट लेफ्ट बिल्कुल। और अहमद साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, आई नीड अ क्विक रिस्पांस ऑन दिस, दैट जैसे एएनपी अभी पीडीएम से अपनी राय जुदा कर चुकी है और पीपल्स पार्टी के भी इख्तलाफात हद से बढ़ चुके हैं और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो अगर इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो अगर पीपल्स पार्टी भी पीडीएम से किनारा कर जाती है, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी इस एग्रेसिव धरना और लॉन्ग मार्च की पॉलिसी को मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर कंटिन्यू कर पाएगी? और अगर कर पाएगी तो क्या ये चीज हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकती है या हुकूमत अब इस खतरे से बाहर निकल चुकी है? नहीं, मेरे ख्याल में फिलहाल तो हुकूमत तो कोई सियासी खतरा लाहक नहीं है। पीडीएम के जो भी टूट फूट हुई है उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी ने भी आज जो आखिरी इतलात आई है, पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का शो कॉज नोटिस फाड़ के फेंक दिया है, तो बेसिकली उन्होंने भी बेसिकली अपनी राहें जुदा कर ली है। उसका सिर्फ एक रस्मी ऐलान होना बाकी है, शायद वो भी हफ्ते हो जाए। तो कोई खतरा नहीं है फिलहाल हुकूमत के लिए। इनके लिए इस टाइम जो सबसे बड़ा खतरा है वो जो मौजूदा महंगाई है और आने वाला बजट है। इस बजट के बाद ही हम देखेंगे कि क्या रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमने जब भी देखा कि पाकिस्तान में जो भी सियासी तहरीक हैं वो बजट से बहुत ज्यादा मुंसलिक रही है, तो वो बजट देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद सईद साहब मौजूद थे। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब कोई खतरा नहीं है। जो शो कॉज नोटिस बिलावल साहब को सर्व किया गया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से पीडीएम से जारी किया गया था, वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और यानी कि उन्होंने भी पीडीएम से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। लिहाजा पीडीएम से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, अलबत्ता महंगाई से और जो एक बेरोजगारी है उससे हुकूमत को जरूर खतरा है और आने वाला बजट जो है वो हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है अगर उस बजट में अवाम को रिलीफ ना दी गई। नेक्स्ट वीक फ्राइडे को इसी टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।